हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। हमारी बात चल रही थी समाज सुधार आंदोलन की। और समाज सुधार आंदोलन में जो हमने बात करी थी, तो समाज सुधार में हमने अभी तक जो हमारी बात हुई है, एक तो बात हुई है हिंदू धर्म समाज की। और हिंदू धर्म समाज में अगर देखा जाए तो जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, तो ये सभी हमने देखे थे हिंदू धर्म सुधार में। और अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म में, तो मुस्लिम धर्म में अगर बात आती है तो मुस्लिम धर्म में हमारी बात आती है बहावी आंदोलन की, अलीगढ़ आंदोलन की, देवबंद आंदोलन की, अहमदिया आंदोलन की। इसी तरह से हमने आगे बात करी थी दलित सुधार आंदोलन की। तो दलित सुधार आंदोलन में एक तो हमारा था सत्य शोधक समाज। तो जो सत्य शोधक समाज था वो हमने कल ही देखा, ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था। और अगर बात आती है बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी वो हमारी किसके द्वारा थी, वो हमारी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इसके अलावा हमने आत्मसम्मान आंदोलन देखा। और अगर बात आती है तो यहाँ हमारा एक और देखने को मिलता है बायकॉम सत्याग्रह, जो हमारा किससे रिलेटेड था, मंदिरों में प्रवेश से लेकर। अब आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखेंगे अन्य धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन। तो अन्य धर्मों में जैसे अगर बात आती है तो यहाँ पर हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, और हमारा अगर देखा जाए तो दलित समाज हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर बात आती है हमारी, अगर देखा जाए तो पारसी सुधार आंदोलन की। तो पारसी सुधार आंदोलन जो था, पारसी सुधार आंदोलन के जो संस्थापक थे वो नौरोजी फरदोजी। और यहाँ पे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम मिलता है वो है हमारा दादा भाई नौरोजी। अगर बात आती है तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि कांग्रेस का जो नाम है वो भी इन्होंने चेंज करवाया था, क्योंकि कांग्रेस का पहले नाम दूसरा था, उसके बाद में कांग्रेस जो रखा गया वो दादा भाई नौरोजी के नाम पे। और अगर बात आती है, ये अपने टाइम के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, यानी अर्थशास्त्री थे। इसी वजह से इनका नाम काफी ज्यादा फेमस है। और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था पहली बार। और भारत में पहली बार जीडीपी की भी जो बात करी थी वो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। तो पारसी सुधार आंदोलन में जो संस्थापक थे उनमें नौरोजी फरदोजी, दादा भाई नौरोजी, और आर के कामा और एस बंगाली थे। तो ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने पारसी सुधार आंदोलन की शुरुआत करी। इस आंदोलन की शुरुआत 1851 ईस्वी में की गई थी। तो इसीलिए, क्योंकि इनके पारसी समाज में भी अगर देखा जाए तो जो कुरीतियां आ रही थी उन्हें दूर करने के लिए पारसी सुधार आंदोलन चलाया गया। इन सभी ने मिलकर एक संस्था यानी एक सभा का निर्माण किया, रहनुमाई मजदाए स्नान। तो ये जो सभा ये पूछी जाती है कि कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो पारसी सुधार से, पारसी सुधार आंदोलन से रिलेटेड है रहनुमाई मजदाए स्नान सभा। और इस संस्था ने एक पत्रिका भी चलाई, रफ्त गोफ्तार। रफ्त गोफ्तार यानी सत्यवादी, यानी कि अपने धर्म के बारे में जो भी बातें हैं वो सही हैं और अन्य बातें क्या हैं, हमारी गलत हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर रहनुमाई मजदा सनान ने एक अपनी पत्रिका भी चलाई, रफ्त गोफ्तार के नाम से। फिर बात आती है हमारी सिख सुधार आंदोलन की। अब सिख सुधार आंदोलन में अगर देखा जाए तो हर धर्म में कुरीतियां हैं, तो यहाँ पर सिख धर्म कैसे रह जाएगा। तो यहाँ सिख धर्म की भी बात आती है। सिख धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रेरक थे वो बाबा दयाल साहिब थे। तो बाबा दयाल साहिब ने अगर देखा जाए तो सिख धर्म में सुधारों के लिए आंदोलन चलाए। यहाँ पर हमारे दो बड़े फेमस देखने को मिलते हैं, निरंकारी आंदोलन। तो निरंकारी आंदोलन जो चलाया था वो बाबा दयाल दास ने चलाया था। और दूसरा हमारा अगर देखा जाए नामधारी आंदोलन, तो नामधारी आंदोलन किसने चलाया है, बाबा राम सिंह ने। तो यहाँ से हमें केवल दो ही देखने को मिलते हैं सिख सुधार में, निरंकारी और नामधारी। और इसके प्रवर्तक कौन थे, दयाल साहिब। आगे चलते हैं हम आगे। अब अगर बात आती है तो हम समाज से रिलेटेड देखेंगे कि समाज में और कौन कौन सी कुरीतियां थी। तो समाज में सबसे पहली अगर बात आती है तो यहाँ पर एक प्रथा पहले चला करती थी, सती प्रथा। अब सती प्रथा जो था, अगर देखा जाए तो सती प्रथा विलियम बेंटिंग के टाइम पे जो थी वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अब बेंटिंग के टाइम पे ये प्रथा समाप्त कर दी गई। तो सती यानी कि अगर कोई स्त्री जिसका पति मतलब उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बाद में वो जो महिला होती थी वो सती होने के बजाय क्या हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। तो अब यहाँ पर विधवाओं की जो समस्याएं थी वो समाज में क्या हो गई, पहले तो सती की समस्या थी वो खत्म हुई, तो एक नई
शुरू हो गई हमारे पास में कौन सी, विधवा की। तो यानी विधवाओं को भी पुनः विवाह करने का अधिकार प्राप्त कराने के लिए यहाँ पर बात आती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज में इस चीज को, लोगों को जागरूक करा, और इसी के लिए यहाँ पर एक अधिनियम पास करवाया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय ये अधिनियम पारित हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और इसे पारित करवाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। दूसरी आती है हमारी ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा भी अगर देखा जाए तो ये विलियम बेंटिंक के टाइम पे ही समाप्त हो गई थी, और विलियम बेंटिंक ने इसको समाप्त करने में बहुत अहम रोल निभाया था। और इसके लिए इन्होंने, अगर बात आती है तो एक अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल स्लीमन, तो कर्नल स्लीमन की नियुक्ति करी, और इन्होंने 1837 तक जितने भी ठग थे उनका क्या कर दिया, दमन कर दिया। आगे बात आती है हमारी नेक्स्ट, शिशु वध। तो शिशु वध में अगर देखा जाए, पहले जैसे अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे आज भी अगर देखा जाए तो आज भी एक बड़ी समस्या है हमारे पास में भ्रूण हत्या की। तो यानी कि अगर किसी को पहले ही पता चल जाता है कि किसी के स्त्री के गर्भ में अगर कन्या है तो उसको भ्रूण हत्या कहते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल लड़के चाहिए और लड़कियों को पसंद नहीं है, तो इसीलिए यहाँ भ्रूण हत्या। यानी उसी की बात आती है कि अगर किसी के यहाँ शिशु यानी बालक पैदा होता है, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हो पाते थे, तो उस समय जब बच्चा पैदा होता था तो यानी उस समय किसी को अगर पता चल जाएगा कि ये बॉय है या गर्ल है, तो गर्ल को लोग प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि गर्ल्स की शादी वगैरह का खर्चा, बाद में बहुत सारी चीजें, तो इसी वजह से यहाँ पर तो जो गर्ल्स होती थी उन्हें मार दिया जाता था। तो उसी को उस समय जो प्रथा थी वो कौन सी थी, हमारी शिशुवध। अब शिशुवध जो प्रथा थी वो 1795 में जो गवर्नर जनरल सर जॉन सॉर थे, इन्होंने इसे समाप्त करने की कोशिश की। समाप्त करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन समाज में ये कर नहीं पाए, तो इसी वजह से इन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी। तो आगे चलकर 1804 में जब लॉर्ड बेलेजली आए तो उन्होंने इसे हत्या मान लिया, और इसके लिए उन्होंने कानून बना दिया कि अगर मान लो शिशुवध कोई करता हुआ पाया गया तो उसे क्या होगा, कारावास की सजा दी जाएगी। आगे इसी में हमारी बात आती है नरबलि प्रथा की। तो नरबलि प्रथा में जैसे कि इससे पहले ही नाम से ही पता चल रहा है कि बलि किसकी चढ़नी है, नर की। तो नरबलि प्रथा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नरबलि प्रथा उस जमाने में चला करती थी, और अगर देखा जाए तो ये कौन सी जनजाति में चलती थी, सबसे फेमस जनजाति है खोंड जनजाति। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड वगैरह में देखने को मिलती है खोंड जनजाति। तो उसमें देखा जाए तो कौन सी प्रथा चलती थी, नरबलि, यानी मनुष्यों की बलि चढ़ा दी जाती थी। तो इसकी समाप्ति का जो श्रेय है, तो 1844-45 तक इसकी समाप्ति हार्डिंग प्रथम ने कर दी थी, और हार्डिंग प्रथम ने इसके लिए कैंपबेल की नियुक्ति की थी। और कैंपबेल ये बड़ा फेमस नाम है, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह होगा तो वहां आपको ये कैंपबेल कई जगह देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हार्डिंग को श्रेय तो हार्डिंग को जाता है, लेकिन हार्डिंग ने नियुक्ति किसकी करी थी, तो कैंपबेल की नियुक्ति करी थी। तो नरबलि प्रथा को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे बात आती है दास प्रथा। तो दास प्रथा अगर देखा जाए तो दास प्रथा हमारा भारत में, दास प्रथा क्या है, जो भारत में पहले दास प्रथा चलती थी, यानी गुलाम बना लिया जाता था, लोगों को इधर उधर बेच दिया जाता था। तो उसी बात के लिए यहाँ पर 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को 1835 अधिनियम द्वारा क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो 1835 अधिनियम द्वारा दास प्रथा को बंद कर दिया गया, और किसके द्वारा, लॉर्ड एलन बरो। और अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में एक हमारा संविधान संशोधन है, सॉरी संविधान संशोधन नहीं, यहाँ पर हमारी जो बात है कि आर्टिकल है हमारा एक। तो जो आर्टिकल है वो मानव के बलात् श्रम पर और दुर्व्यापार पर रोक लगाता है, तो आर्टिकल 23। तो 23 और 24 जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट है कि मानव के बलात् श्रम, और अगर देखा बलात् श्रम और दुर्व्यापार की बात आती है तो आर्टिकल 23 और 24 में कारखानों में रोक लगाने की। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में भी ये चीजें क्या है, इन पे रोक लगा दी गई है संविधान के द्वारा, और आर्टिकल 23 और 24 काफी इसमें फेमस है। आगे बात आती है हमारी सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट। तो यहाँ पर अगर बात आती है तो यहाँ जो है सिविल मैरिज एक्ट, तो यहाँ मतलब अगर बात आती है कि 1872 में पारित किया गया, मतलब अंतर जातीय विवाह की बात कही गई यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति है तो एक दूसरी कास्ट में शादी कर सकता है। तो इसी बात को बोला गया सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट।
फिर आगे बात आती है हमारी बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा एक्ट। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा एक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शारदा एक्ट कई बार पूछा भी जाता है कि बाल विवाह, पहली बात आती है बाल विवाह और या फिर शारदा एक्ट। इस एक्ट को कब पारित किया गया? 1929 में। और इसके अकॉर्डिंग जो बात थी कि मतलब अगर कोई गर्ल है या फिर कोई बॉय है तो उनकी शादी की उम्र जो थी वो 14 और 18 फिक्स कर दी गई, कि अगर कोई लड़की है तो 14 साल और लड़का है तो 18 साल। तो यहाँ पर इस एक्ट को 1929 में पारित किया गया, मतलब जो लड़का और लड़की थी उनकी आयु का निर्धारण करा गया, किसके लिए? विवाह के लिए। तो इसीलिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम कहा गया या इसको बोला गया शारदा एक्ट। तो पूछा भी जाता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, यानी बाल विवाह से संबंधित है। आगे बात आती है हमारी स्त्री शिक्षा की। तो स्त्री शिक्षा में जो बात हमारी चलती है कि सबसे पहले 1819 में स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुई। मतलब स्त्रियों ने भी डिमांड करना शुरू करा, किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए, ताकि वो समाज में पीछे ना रहें। आगे बात आती है जोनाथन बैथुन ने 1849 में लड़कियों के लिए कोलकाता में प्रथम विद्यालय खोला। अब जैसे जैसे स्त्री शिक्षा की बात उठेगी वैसे वैसे उनके लिए विद्यालय भी खोला जाएगा। तो पहला विद्यालय कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। और किसने खोला? जोनाथन बैथुन ने 1849 में। आगे बात आती है कादम्बिनी गांगुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि कादम्बिनी गांगुली 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी। और अगर बात आती है तो ये भारत की भी, अगर बात हम यहाँ पर करेंगे तो ये भारत की भी प्रथम थी, प्रथम महिला स्नातक थी। तो कादम्बिनी गांगुली। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भी, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भी ये शामिल हुई थी। तो 1885 में जब स्थापना हुई है तो कादम्बिनी गांगुली उसमें शामिल हुई थी। आगे बात आती है सावित्रीबाई फूले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला महिला स्कूल खोला। तो सावित्रीबाई जो फूले हैं, जो बी.आर. अम्बेडकर की पत्नी भी हैं, और यहाँ पर उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए प्रथम महिला स्कूल खोला। तो यहाँ पर अगर बात आती है तो सावित्रीबाई ने पुणे में खोला है, जबकि जोनाथन बैथुन ने कहाँ खोला है? कलकत्ता में खोला है। आगे बात आती है 1906 में जो बात आती है डी के कार्वे। 1906 में डी के कार्वे द्वारा प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारा टेट का पेपर हुआ था, जो लीक हो गया था, जो हमारा 2021 में हुआ है, अभी अक्टूबर नवंबर में, तो उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था डी के कार्वे वाला। तो 1906 में डी के कार्वे द्वारा प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारी बात हुई है, तो ये हमारी इसमें जितने भी हमारे अन्य समाज सुधार आंदोलन है तो ये सभी हो गए हैं। तो इसी में हमारी जो बात चल रही थी, अब इसी में हमारे हिंदू भी हो गए, मुस्लिम धर्म के भी हो गए, दलितों के भी हो गए। और अगर बात आती है तो यहाँ हमारी बात चली, हमने देखा पारसी समाज की भी, और इसके अलावा हमने देखा अन्य में हमारी बात आती है तो हमने देखा यहाँ पर सिख समाज की, और अन्य प्रथाएं भी जो हमने देखी यहाँ पर ठगी प्रथा, सती प्रथा, और बात आती है तो विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा। तो ये सभी जो बातें हुई हमारी, हमने इसी में हमने बात करी है। तो अब इस वीडियो के भी आप लोग नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हमारी सीरीज बिल्कुल लाइन से चल रही है, तो आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने अटैच कर दी है, तो इसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पर भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।